समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने RTE 2009 के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेंगे। अब ये NEP का पूरा नाम क्या है, इसको सही से जान लेते हैं। देखो, NEP का मतलब होता है, N का मतलब नेशनल, जिसको कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय। फिर E का मतलब यहाँ होता है एजुकेशन, एजुकेशन को हिंदी में कहा जाता है शिक्षा। और पी का मतलब होता है पॉलिसी, और पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका सही नाम है, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत को वैश्विक ज्ञान का महासागर महाशक्ति बनाना है। तो वैश्विक ज्ञान महासागर महाशक्ति बनाना है भारत को, इस उद्देश्य से हमने ये लॉन्च किया है। अभी तक भारत में 3 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी हैं। ये जो पहली शिक्षा नीति आई थी, इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी शिक्षा नीति के समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और तीसरी शिक्षा नीति के समय नरेंद्र मोदी जी आपके क्या हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। ये जो नवीनतम शिक्षा नीति 2020 में आई हैं, ये दूसरी शिक्षा नीति के 34 साल बाद आई हैं। और चूंकि अभी 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी की ये सबसे नवीनतम शिक्षा नीति है। इस नई शिक्षा नीति बोले तो NEP 2020 को बनाने वाली समिति बोले तो मसौदा समिति का नाम है कस्तूरी रंगन समिति। क्या नाम है? कस्तूरी रंगन समिति। और कस्तूरी रंगन समिति का गठन हुआ था जून 2017 में, और इस NEP 2020 को मान्यता मिली 29 जुलाई 2020 को। तो यदि प्रश्न आ जाए कि कस्तूरी रंगन समिति कब बनाई गई, ये बनाई गई थी जून 2017 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। आप ये डेट भी मेंशन कर लेना। इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 31 मई 2019 को, 31 मई 2019 को। फिर इसके बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020। तो NEP 2020 कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020 के दिन। ये ऑनलाइन एक जारी बुकलेट भी हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इस ऑनलाइन बुकलेट को जब आप NEP 2020 के नाम से पढ़ोगे, तो इसके टोटल 4 भाग बनाए गए हैं। टोटल 4 पार्ट्स में नई शिक्षा नीति को डिवाइड किया गया है, और इस 4 पार्ट्स में आपको 27 अध्यायी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जिसमें से पहला भाग जो है वो स्कूली शिक्षा से लेकर हैं, जिसमें 8 चैप्टर्स हैं। फिर दूसरा जो भाग है उसको उच्च शिक्षा कहा जाता है, इसमें 11 चैप्टर्स हैं। फिर तीसरा जो भाग है उसे अन्य केंद्रीय मुद्दे कहा जाता है, इसमें 6 चैप्टर हैं। और क्रियान्वयन की रणनीति ये चौथा भाग है, इसमें 3 अध्याय हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 27 अध्याय और 4 भाग इस नई शिक्षा नीति में बनाए गए हैं। नई शिक्षा नीति को मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिली। इसको बनाने वाली समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति, और ये 34 साल के बाद आने वाली शिक्षा नीति है। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति के कितने स्तंभ माने गए हैं। तो नई शिक्षा नीति SDG 4, SDG 4 क्या है इसको समझते हैं। SDG 4 का मतलब होता है सस्टेनेबल, D से बनेगा डेवलपमेंट, और G का मतलब होता है गोल्स। तो सतत विकास के लक्ष्य 2015 में तय किए गए। तो 2015 में जो है सतत विकास के लक्ष्य तय किए गए थे कि अब से इन लक्ष्यों को निर्धारित करके इनको पाने का प्रयास किया जाएगा। तो सतत विकास का जो चौथा लक्ष्य था, इसको कहा जाता है क्वालिटी एजुकेशन। क्या कहा जाता है? क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन SDG 4 को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नई शिक्षा नीति को बनाने की शुरुआत की थी। 2020 में इसे बना लिया, और अब हमें 2030 तक इस नई शिक्षा नीति के ये जो 5 स्तंभ हैं इनकी पूर्ति करनी है। अभी 5 स्तंभ क्या हैं? सबसे पहला स्तंभ होता है एक्सेस, यानी जन जन तक इस नई शिक्षा नीति की पहुंच हो जाए, गरीब या अमीर बिना भेदभाव के। दूसरी बात, समानता, एक जैसी शिक्षा सभी को मिले, गरीबों की अमीरों की दोनों की शिक्षा में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण मिले। तो पहला स्तंभ था एक्सेस, सब तक पहुंच हो। दूसरा इक्विटी, जिसमें समानता हो, बिना भेदभाव के दी जाए। तीसरा क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी बोले तो किफ़ायती, जो है शिक्षा बहुत महंगी ना हो, तो बहुत महंगी ना हो, ऐसी हो
जिसको सब अफोर्ड कर पाए, जिसको सब जो है आसानी से धन खर्च करके उसको उपयोग में ले सके। फिर है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार की जवाबदेही है कि ये एनईपी 2020 को सही से लागू करे और सार्वभौमिक रूप से जो है जीवन पर्यंत चलने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देवे। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ लेकर चलने वाली शिक्षा। और ये इसके अंदर कहा गया था, जब इसको लॉन्च किया गया था तो भारत सरकार ने ये कहा गया था, भारत सरकार की तरफ से, कि अब हर वर्ष कुल जो जितनी भी जीडीपी है हमारे भारत की, उसमें से 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। हालांकि मात्र 1 या 2% अभी खर्च किया जा रहा है, अभी 6% खर्च नहीं हो रहा है। पर फिर भी पूछ ले कि शिक्षा पे कितने खर्च करने की बात है, 6%। और ये 2020 में बजट का लक्ष्य रखा गया था। कर्नाटक भारत का वो पहला राज्य था जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया, और दूसरा मध्य प्रदेश था जिसने उसके बाद लागू किया। ये भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया था। पिछले साल ये प्रश्न पूछा गया था कि नई शिक्षा नीति का शैक्षणिक ढांचा क्या है, तो वो था 5+3+3+4। तो ये जो नया शैक्षणिक ढांचा है ये पुराने 10+2 की जगह आया है। पुराना 10+2 क्या था उसको समझिए पहले। पुराना 10+2 था जिसमें शुरू के जो 10 साल हैं, 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक, बालक कक्षा 1 से 10वीं पढ़ता था। फिर अगले 2 साल वो कक्षा 11 और 12 उच्च कक्षाएं पढ़ता था, 16 से 18 वर्ष के होने के बीच में। ये था पुराना ढांचा। अब इसे चेंज करके 5+3+3+4 किया गया है। यानी शुरुआत के 5 साल में वो आंगनबाड़ी और 2 वर्ष स्कूल 5 साल के अंदर वो आंगनबाड़ी और स्कूल पढ़ेगा। फिर ये जो साल हैं आगे के वो स्कूल में पढ़ेगा। देखो कैसे होगा। शुरू के जो 5 साल हैं इसमें से 3 साल वो पढ़ेगा आंगनबाड़ी और 2 साल पढ़ेगा कक्षा 1 और 2। तो ये शुरू के 5 साल हो जाएंगे। फिर हैं अगले 3 साल, अगले 3 साल वो पढ़ेगा कक्षा 3, 4 और 5 को। फिर अगले 3 साल वो पढ़ेगा कक्षा 6, 7 और 8 को। फिर अंतिम 4 साल वो पढ़ेगा 9, 10, 11 और 12। यानी कि टोटल ये 5+3+3+4 जो हैं इसी के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की शिक्षा को तैयार किया गया है। पहले 6 से 18 तक की शिक्षा दी जाती थी, अब ये 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। ये नई शिक्षा नीति का मुख्य ध्येय है। अब इनका नाम क्या क्या है, इस पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। देखो, शुरू के 5 साल को फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है। फाउंडेशनल का मतलब बुनियादी शिक्षा लेने की अवस्था, जिसमें 3 से लेकर 8 वर्ष के बालकों को जो है पढ़ाया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बालकों को तो आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे और 6 से लेकर 8 वर्ष को कक्षा 1 और 2 स्कूल में पढ़ाएंगे। फिर अगली अवस्था को कहा जाता है जो 3 वर्ष चलती हैं, ये है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 साल से लेकर 11 साल तक बच्चा कक्षा 3 से 5 पढ़ेगा। फिर बीच वाली अवस्था को मिडिल स्टेज कहा जाता है, जिसमें बालक 11 साल से लेकर 14 वर्ष की उम्र में पढ़ता है, कक्षा 6 से 8 तक। और फिर अंतिम जो 4 साल हैं उसमें बालक बड़ी कक्षाएं पढ़ता है, माध्यमिक कक्षाएं पढ़ता है। इसको सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है, 9 से 12 का। अब इनमें क्या क्या फ़र्क है। शुरू की जो फाउंडेशन है इसमें बच्चे को खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी, यानी खेल खेल में सिखाया जाएगा किंडरगार्टन के रूप में। फिर बाद में 3 से 5वीं जो पढ़ाया जाएगा उसे खोज आधारित शिक्षा दी जाएगी, बालक स्वयं ज्ञान का खोज करना सीख जाएगा। फिर मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 में उसे विज्ञान, गणित, कला, इनकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। और बड़ी कक्षाओं में वो आलोचनात्मक चिंतन करेगा, गुण और दोष दोनों देखने योग्य बनेगा, विषय के हिसाब से सीखेगा और मल्टीपल विषय लेने की सुविधा रहेगी। यानी कि कक्षा 9 से विषयों का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो ये है नया ढांचा 5-3-3-4 वाला, और 10+2 का ये पुराना ढांचा है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। इनके क्या क्या नाम हैं अवस्थाओं के और कितने कितने साल की, ये भी पूछ सकता है। अब आ जाते हैं और क्या क्या बदला हुआ है। अब देखिए, वर्तमान में एक नया जो है चीज़ स्टार्ट हुआ है, नया कोर्स, जिसे ECCE कहते हैं। क्या कहते हैं? ECCE। इसका अंग्रेजी में नाम होता है, ई से बनेगा अर्ली, अगले सी से बनेगा अर्ली चाइल्डहुड, फिर अगले सी से बनेगा केयर, और फिर बनेगा एंड एजुकेशन। यानी कि बच्चे को प्रारंभिक रूप से ही बाल्य अवस्था में ही देखभाल और शिक्षा दी जाएगी। 3 वर्ष से लेकर
8 वर्ष तक के बच्चों को इसमें रखा जाएगा। और जो 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको इसमें रख रहे हैं, कारण क्या है कि बुनियादी जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, उसको ध्यान में रखकर सही नींव तैयार की जाएगी। तो 3 वर्ष का बालक जो है वो ईसीसी के अंदर लागू होगा, क्योंकि 6 साल तक के बालक का 85% तक तो मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। तो ईसीसी जो है, ईसीसीई, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। प्रारंभिक का मतलब अर्ली, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? अर्ली। बाल्य अवस्था को बोलते हैं चाइल्डहुड, केयर का मतलब होता है देखभाल, और एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। तो ईसीसीई बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। इस ईसीसीई को आदिवासी क्षेत्र में आश्रमशाला के नाम से जाना जाएगा। देखिए, सामान्य जगह तो इसे ईसीसीई ही कहा जाएगा, पर अगर इसे आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा तो वहाँ इसे आश्रमशाला के नाम से जाना जाएगा। और इसके अंदर ईसीसीई को लागू करने में भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय आपस में मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे, इसको बढ़ावा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है FLN। FLN क्या होता है? देखो, बच्चे में जो बुनियादी साक्षरता है और शुरुआत में जो संख्या ज्ञान वो बालक सीखता है, इसे कहा जाता है FLN। तो देखिए, एफ का मतलब होता है फाउंडेशनल। एफ का मतलब क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल। एल का मतलब होता है लिटरेसी और न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल, लिटरेसी और न्यूमेरेसी, यानी बच्चा बुनियादी रूप से साक्षर हो, और न्यूमेरेसी का मतलब संख्या ज्ञान भी उसे आ जाए। तो FLN को हिंदी में कहा जाता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे कक्षा 3 से लागू किया जाएगा। कक्षा 3 से लागू किया जाएगा और 2027 तक सभी कक्षाओं को जो है FLN से जोड़कर उनको साक्षर किया जाएगा और संख्या ज्ञान योग्य बनाया जाएगा। तो पहले 2025 तक का लक्ष्य था। जब 2020 में FLN चला तो उस समय इसे 2025 तक रखा गया था, पर अब 2027 तक FLN हासिल करने की बात रखी गई है कि बच्चों में बुनियादी साक्षरता, जोड़ना, घटाना, बाकी करना, इसके अलावा लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब जो है बेसिक ये आना चाहिए। तो कक्षा 3 तक का बालक जो है वो FLN हासिल करे, ऐसा उद्देश्य है 2027 तक FLN को हासिल करने का। और FLN के लिए एक अभियान चलाया गया है, निपुण भारत अभियान। ये भी पूछा जाने वाले प्रश्न है कि निपुण भारत अभियान किससे संबंधित हैं? वो FLN बोले तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को हासिल करने से संबंधित हैं, जो 5 जुलाई 2021 को चलाया गया है। और इसके तहत बच्चों को SRM मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। अब ये SRM क्या है? स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल, कि बच्चे जो कक्षा 1 में पहली बार स्कूल आ रहे हैं उनको ऐसा माहौल दिया जाए शुरू के 3 महीने, बोले तो 12 सप्ताह तक, कि वो अपने घर को भूल जाए, उनको स्कूल बढ़िया लगने लग जाए। और एक ऑनलाइन डिजिटल का जो है प्लेटफॉर्म भी बनाया गया, जिसे दीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? दीक्षा। तो दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सीखने सिखाने की सामग्रियां मिलेगी। निपुण एक भारतीय स्तर का अभियान है जो 5 जुलाई 2021 को चलाया गया, और SRM स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल बनाया गया है। तो ये हमें याद रख के चलना है कि NEP 2020 में एक तो FLN के बारे में पूछ सकता है, निपुण भारत अभियान के बारे में पूछ सकता है, दीक्षा के बारे में पूछ सकता है जो एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी है जहां सीखने सिखाने की सामग्रियां मिलती हैं। स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल के बारे में पूछ सकता है, FLN कौन सी कक्षा तक हासिल करना है, कब तक हासिल करना है। इसके अलावा ECC क्या है, इसमें कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, इसको आदिवासी क्षेत्र में क्या कहा जाता है, फिर इसके अलावा नया शैक्षणिक ढांचा क्या है, फिर कौन कौन से स्तंभ हैं नई शिक्षा नीति के, और कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं, नई शिक्षा नीति के कितने भाग, कितने अध्याय हैं, इसके तैयार करने वाली समिति का नाम क्या है, और ये किस उद्देश्य से बनाया गया है, ये हमने यहाँ जान लिया है। तो आई होप नई शिक्षा नीति के बारे में जो आपको संक्षिप्त जानकारी दी है ये आपने समझी होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ आपको यहाँ मज़ेदार तरीके से पेश किए जाएंगे।